वेलकम टू गाइडली। CIB क्रैश कोर्स जो आपके लिए चलाया गया है, सेशन 18 में आपके लिए ले आया हूँ। 1 to 17 स्ट्रीम कर रहे हैं। प्लेलिस्ट आपका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया गया है, वहाँ जाके आप सारे सेशंस देख सकते हैं। इस सीरीज़ को देख के आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, ये गाइडली आपसे वादा करता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर जो हम सेशन में देखने वाले हैं, सेशन 18 के अंदर जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल जो टर्म्स थी उसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए ले आया हूँ। फोर्थ पार्ट के अंदर ये सारी टर्म्स आपकी थर्ड और फोर्थ देखते ही आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्लियर करवा दी जाएंगी। ठीक है, अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने आपको फिर बता दिया कि आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। कायोस्क बैंकिंग क्या होती है? यूजुअली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो था, जो निम्न से निम्न तबके के इंसान हैं, लोग हैं, ठीक है, या अनसर्व्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करवाई जा सके, उसके लिए RBI हमेशा तत्पर रहता है। और इसी के लिए ही BSBDA या इस डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो हैं, पेमेंट बैंक्स हैं, उनका जो है रिकमेंडेशन मिली थी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो यूज़ किया जाता है ये कायोस्क बैंकिंग है। कायोस्क क्या होते हैं? कायोस्क फ्रॉम विच फूड इज सोल्ड और अदर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट आर यूज्ड फॉर बैंकिंग एज वेल। ठीक है, तो एक तरीके से आपके वो कायोस्क जैसे फूड वगैरह बेचे जाते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है, वैसे ही बैंकिंग भी की जाती है। कायोस्क बैंकिंग इसे बोला जाता है। जैसे मोबाइलिटी वाली वैन्स देखी होगी आपने कि पेमेंट करवा सकते हैं आप तो CSP वगैरह भी मिल जाते हैं आपको कि जहाँ फिंगरप्रिंट से पैसा आप निकलवा लेते हैं। तो इस तरीके की बैंकिंग को क्या बोला जाता है? कायोस्क बैंकिंग बोला जाता है। KYC, नो योर कस्टमर, जैसे कि KYE होता है नो योर एम्प्लॉय को भी जानना होता है, वैसे ही नो योर कस्टमर होता है। ठीक है, तो नो योर कस्टमर के 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पैन जिसमें से एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो हैं RBI के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, दिस इज फॉर ड्यू डिलिजेंस ऑफ कस्टमर। His address details and identity details are to be submitted to bank from time to time so that risk of money laundering can be lessened. ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए, बैंकिंग माध्यम को मनी लॉन्ड्रर से बचाने के लिए KYC नॉर्म्स जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरत सकता कोई भी बैंक। ये समझ लेना चाहिए सबको। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? लॉ ऑफ लिमिटेशन एक फिक्स टाइम पीरियड होता है इन विच लॉ सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ डेटर बाय ए बैंक इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जैसे कि अगर आप ऑफिसर कैटेगरी में है तो आपको पता होगा कि रिवाइवल होता है आपका SME डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपका SME 11 जो है रिवाइवल होता है। या तो आपके पास रिवाइवल होना चाहिए, जो एक चेन होती है रिवाइवल की, या तो वो हो आपके पास। अगर रिवाइवल की चेन नहीं है तो आपका फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, बेस डॉक्यूमेंट जो है, उससे एक लिमिटेशन पीरियड होता है 12 साल का, वो देखा जाता है कि वो एक्सपायर ना हुआ हो। ठीक है, वहाँ से आपका जो लिमिटेशन पीरियड है वो काउंट किया जाता है, जिसके अंदर आप लॉ सूट फाइल कर सकते हैं डेटर के अगेंस्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी है द मेजर ऑफ ईज ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसेट टू कैश क्विकली। कितना जल्दी कोई कैश के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, वो उतना ही लिक्विड माना जाता है एसेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लैंडिंग क्या होती है? जो 4 साल से ज़्यादा के लोन्स हैं उन्हें लॉन्ग टर्म लैंडिंग की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन आपके 15 से 20, 25, 30 साल तक जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है? मर्चेंट बैंकिंग आपको मैंने बताया पहले भी सेशन के अंदर हमने करवाया हुआ है कि जो मर्जर है, एक्विजिशन है, इस तरीके के जो डिसीजंस हैं उनके अंदर जो एडवाइजरी देता है बैंक, वो एक मर्चेंट बैंकर की तरह काम करता है उस इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन के लिए, कॉरपोरेट के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि जब अनलॉफुल एक्टिविटी से जो अर्निंग होती है उनको हाइड करने के लिए बैंकिंग माध्यम का, चैनल्स का जो सहारा लिया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए मनी लॉन्डर्स क्या करते हैं? बैंकिंग माध्यम का सहारा लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसके अंदर डिसबर्समेंट के ऑफ लोन के बाद जब बोरोवर को वो एक टाइम दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर वो चाहे तो जो चाहे तो वो EMI ना चुकाए। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अंदर उसका खुद का भी खर्चा लग रहा है, बैंक ने भी लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब तक
उसका हाउस बन नहीं जाता, एक फिक्स टाइम रखा जाता है कि भाई इतने तक हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप घर बना लेंगे अपना, तो इतने टाइम तक हम आपसे सिर्फ इंटरेस्ट की रिकवरी करेंगे, आपसे ईएमआई नहीं लेंगे, ईएमआई आपकी बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन में बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ेगा, उसके बाद 6 महीने और दिए जाते हैं उसको कि वो नौकरी ढूंढेगा, उसके बाद जो पेमेंट करनी स्टार्ट करेगा। तो इन जो टाइम पीरियड जो होते हैं इन्हें बोला जाता है मोरेटोरियम पीरियड। मॉर्टगेज क्या होता है? गिविंग चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी टू द लेंडर सच दैट इट सर्व्स एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पे जो प्रॉपर्टी रखी जाती है इसे बोला जाता है मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी टिल द डेट इज रीपेड और इन एंटिसिपेशन ऑफ सम फ्यूचर डेट। इसीलिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके हाउस हैं या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर कोलैटरल के तौर पे रखी गई है तो वो इक्विटेबली मॉर्टगेज होती है। एनबीएफसी क्या होता है? एनबीएफसी कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, वो एक्विजिशन ऑफ शेयर पर सेल परचेज ऑफ शेयर के अंदर भी काम कर सकती है, किसी भी तरीके का चेकेबल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, ये इनकी खास बात होती है। ठीक है, तो वो कंपनीज जो 1956 एक्ट के अंडर में आती है और स्पेशल जो है फीचर्स हैं वो मैंने आपको पहले भी एनबीएफसी वाले सेशन के अंदर करवाए हैं। नेफ्ट क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र 24/7 कर दिया गया है, आधे घंटे के बैच बनते हैं, 48 बैच बनते हैं इसके अंदर और पेमेंट आपकी होती है, 2 घंटे का टाइम होता है, पेमेंट आपकी पहुंच जाती है। इसके अंदर ना तो कोई लोअर लिमिट है ना कोई अपर लिमिट है। ट्रांसफर्स आर रिवोकेबल टेक्निकली। ठीक है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएशन क्या होता है? जब कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जैसे कि एंडोर्समेंट के थ्रू चेक को कर सकते हैं आप। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? इंटरेस्ट जो लोन पे मिलता है और जो डिपॉजिट्स पे किया जाता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यही मेन सोर्स होता है प्रॉफिट का बैंकों के लिए। एनपीए क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो एसेट्स परफॉर्म करना बंद कर देते हैं किसी बैंक के लिए, यानी इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं। नॉर्मली ये 90 दिन होता है, क्रेडिट कार्ड में भी 90 दिन होता है, जब वो मिनिमम ड्यू जो अमाउंट है वो भी पे नहीं करता तो वो क्रेडिट कार्ड एनपीए घोषित कर देता है उस कस्टमर को। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं उनके केस में शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के अंदर 2 सीजनल क्रॉप तक अगर पेमेंट नहीं आई है तो, लॉन्ग टर्म के लिए 1 सीज़न तक क्रॉप के जो सीज़न है उसके अंदर पेमेंट नहीं आई है तो वो एनपीए हो जाएगा। बाकी चीज़ों में 90 डेज हैं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर पे नहीं किया गया तो। सीसी और ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर आउट ऑफ ऑर्डर अगर वो 90 दिन तक रहा है तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ठीक है, ग्रोस एनपीए क्या होता है? जिसमें सारी जो इंटरेस्ट एक्रूवल है वो भी काउंट किया जाता है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द बुक्स ऑफ बैंक आर नोन एज ग्रोस एनपीए। नेट एनपीए क्या है? कि जिस दिन एनपीए हुआ उसके बाद वाला इंटरेस्ट अगर हम हटा दें, ठीक है, उसे बोला जाएगा नेट एनपीए। क्यों? क्योंकि जो एक्रू हुआ है इंटरेस्ट, जो आया नहीं है, उसे इनकम नहीं काउंट करनी है, ये आरबीआई ने कहा है। ठीक है, ओवरसीज बैंकिंग क्या होती है? जब हम दूसरी कंट्री में डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या डोमेस्टिकली भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है ओवरसीज बैंकिंग। अब बात आती है पोस्ट डेटेड चेक क्या होते हैं। पोस्ट डेटेड चेक जो होते हैं पीडीसी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, एक जब चेक बाउंस होता है तो रूल 138 के अंडर आप किसी के ऊपर जो है केस लगा सकते हैं, ये आपको पता होगा। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक्स जो साइन आज किए गए हैं लेकिन डेट जो है उनकी फ्यूचर की है। ठीक है, दे कैन बी नेगोशिएटेड ओनली इन फ्यूचर डेट। सच डेट्स आर ऑफन गिवन टू बैंक्स बाय कस्टमर व्हेन दे टेक लोन्स। ठीक है, तो जो अगर आपने ईएमआई पे नहीं की तो बैंक क्या करेगा? उन पोस्ट डेटेड चेक को आपके अकाउंट में लगा के और वो क्लियरिंग में लगाएगा चेक, और अगर चेक बाउंस हो गया तो आपके ऊपर 138 के अकॉर्डिंग केस भी चलाया जा सकता है। स्टेल चेक क्या होता है? स्टेल चेक होता है जो चेक आप यूज़ करते हैं। ठीक है, हर चेक की मतलब 3 महीने के बाद एक चेक जो है आप यूज़ करते हैं, वो क्या होता है कि 3 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है फ्रॉम द डेट इट वॉज इश्यूड। चेक जिसके जो यूज़ नहीं किए जा सकते इस डेट के बियॉन्ड, वो सारे स्टेल चेक हो जाते हैं। ठीक है, जो 3 महीने के अंदर अंदर रहते हैं उनके अलावा जो भी चेक है वो सारे स्टेल चेक हो जाते हैं। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या होता है? ये हमने 2 देख लिए। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो फंड्स केप्ट असाइड टू मेक अप फॉर लॉसेज इफ बोरोवर्स डिफॉल्ट टू टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स डिपेंडिंग अपॉन सेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। लोन के हिसाब से कुछ अमाउंट जो है वो प्रोविजनिंग की जाती है जैसे ही अकाउंट स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक है,
कि लॉस एसेट हो गया तो और ज़्यादा प्रोविजनिंग रखी जा रही है, ठीक है। SMA 0, 1, 2 में है तो और ज़्यादा, थोड़ी कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर NPA हो गया तो और ज़्यादा। तो उनके एसेट के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से जो एक अमाउंट फिक्स अलग रखा जाता है उनको, अगर वो लॉस हो गया तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तो उन फंड्स को बोला जाता है प्रोविजनिंग, ठीक है। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो बैंक्स टाइम टू टाइम अपने निकालते रहते हैं एसेट्स के अकॉर्डिंग। सरफाइसी एक्ट 2000, चलिए ये आप बताइएगा कमेंट के अंदर कि सरफाइसी एक्ट का ईयर कौन सा था। ये मैं नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर है और मैं चाहता हूं कि ये आप खुद ढूंढें, ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एक्ट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये एक्ट हेल्प करता है बैंक्स की लीगल रिकॉर्ड्स के अंदर टू रिकवर देयर ड्यूज। यानी कि अगर मान लीजिए किसी की होम लोन लिया हुआ है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसको 13/2, 13/4 का नोटिस देके आप उसका जो सीज कर सकते हैं हाउस को, ठीक है। तो इस तरीके की जो पावर देता है वो सरफाइसी एक्ट देता है। ARC क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, यानी बैड बैंक्स जो लोन्स, बैड लोन्स हैं वो खरीद लेते हैं बैंक से और अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा रिकवर करते हैं अमाउंट जो है वहाँ का, ठीक है, जो ड्यू था ऑलरेडी। चलिए इस सीरीज़ के अंदर हम कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ का बस चौथा पार्ट देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। और चौथे पार्ट के बाद आपकी ये कॉन्सेप्चुअल जो टर्म्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद सिर्फ 2 बैंकिंग जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो सेशन करने के बाद हम इस सीरीज़ को रैप अप करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, मॉड्यूल वाइज MCQ सेशन सारे आपके करवाए जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हैंड होल्डिंग गाइडली आपके रखने वाला है, CIB का आपको क्लियर करवा के छोड़ेगा। चैप्टर वाइज सेशंस आपके लिए लाए जा रहे हैं। रिमेंबर टू ट्रिक्स टू रिमेंबर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक्स लाई जा रही हैं आपके लिए। MCQ सेशंस हम आपके लिए लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। अगर आप डिसलाइक करके जा रहे हैं, कोई कमी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और गाइडली आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच।